इंसान अल्लाह ताला की बनाई हुई तख्लीक में से एक अहम तख्लीक है जिसे अशरफुल मखलूकात कहा जाता है। हर इंसान की कुछ बुनियादी सहूलियात होती हैं जिसमें खुराक, तालीम, हस्पताल, रोजगार, रिहाइश, बिजली, पानी वगैरह वगैरह है। वक्त के साथ साथ महंगाई आसमान से बातें करने लगी है। एक मिडिल क्लास और गरीब के लिए इस माशरे में गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि महंगाई का जिन दिन ब दिन अपना असर दिखाता जा रहा है। जब हम अपनी हुकूमत की जानिब देखते हैं तो हुकूमत की बहुत सी जिम्मेदारियां इस आवाम के लिए बनती हैं जिसमें दो अहम जरूरियात हैं, अच्छी तालीम और सेहत के मसाइल को हल करना। लेकिन क्या हमारी हुकूमत ये करने में कामयाब है? अगर हम बात करें तालीम की तो ये रोना सब जगह दिखाई दे रहा है कि प्राइवेट स्कूल एक माफिया का किरदार अदा कर रहे हैं जो अच्छी तालीम देने के नाम पर वालिदैन का खून चूस रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आखिर प्राइवेट स्कूल माफिया कैसे बने? इसकी वजह सरकारी स्कूलों में तालीम का फुकदान और सहूलियात का ना होना है और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं। माजी में हमने आपको सूबा सिंध में चलने वाले स्कूलों का हाल दिखाया था। अरबों रुपए का बजट तो स्कूलों के नाम पर लिया जाता है, लेकिन ना जाने ये किसकी जेब में जाता है। और यही वजह है कि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिल करा के इन स्कूल वालों के हाथों यरगमाल बन जाते हैं। अब आता हूँ उस बात की तरफ जिसका चर्चा आजकल हर जगह आपको दिखाई दे रहा है। एक निजी अस्पताल में एक बच्ची को गलत ट्रीट किया गया जिसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई। माजी में ऐसे बहुत से वाकयात रौनमा हो चुके हैं जिसमें डॉक्टरों की गफलत की वजह से बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अगर इस बात को यूं देखा जाए कि आया लोग क्यों सरकारी हॉस्पिटल्स के बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख करते हैं, आखिर क्यों जगह जगह प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुलते जा रहे हैं, तो जवाब आता है कि हमारी हुकूमत जो सेहत के नाम पर अरबों रुपए का बजट लेती है वो सब हवा हो जाता है। किसी भी वाक़े के होने के बाद ये बात समझ से बाहर है कि हुकूमत किस मुंह से बयान देती है, जबकि इसकी असल जिम्मेदार तो खुद हुकूमत है। अगर हमें सरकारी अस्पतालों में सहूलियात मिल जाएं, तो प्राइवेट अस्पताल का रुख आखिर कोई क्यों करेगा? वाकयात एक नहीं, वाकया तो वो भी था जब बिलावल भुट्टो जरदारी एक सरकारी अस्पताल के दौरे पर पहुंचे और उनके प्रोटोकॉल की वजह से एक बच्ची अपनी जान से हाथ धो बैठी। ट्रैफिक जाम के वजह से जैसे 1 घंटे से मैं फंसा हुआ था। बच्चे की कंडीशन अभी आके डॉक्टर ने बोला 5-10 मिनट पहले ले आते तो ये बच जाता, तो यहाँ पे आके 10 मिनट के अंदर ही बच्चे का देह हो चुका है। बाकी ये जो निसार फोड़ा ने जो बयान दिया कि कोई क़यामत नहीं आई, कोई कुछ नहीं आई। अगर आपका कोई बच्ची अगर कोई मर जाए तो देखो अब क़यामत आएगी या नहीं आएगी। टीवी पे बयान दे रहे हैं, वो भी ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे कि वो बोल रहे हैं कि हमारे कोई क़यामत नहीं हुई है, कोई कुछ नहीं हुआ, तो हमारे लिए बिलावल अजीज है। भाई आपके लिए बिलावल क्यों अजीज है? ये फैसल की बच्ची अजीज नहीं है? आप कहते हो कोई क़यामत नहीं आई, अगर बिलावल को कुछ होता। हुकूमत के बयानात तब कहाँ थे? बिलावल साहब ने अपने खजानों का मुंह खोलकर इस शख्स को दिलासा दे दिया। ऐसे वाकयात सरकारी अस्पतालों में भी रौनमा होते रहते हैं, लेकिन ये वाकयात इतने ज्यादा हाईलाइट नहीं हो पाते। गवर्नमेंट जॉब तो सबको चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में कोई अपने बच्चे का दाखिला नहीं कराना चाहता, और जब कोई बीमार होता है तो वो सरकारी अस्पताल नहीं जाना चाहता। आज के दौर में अगर प्राइवेट अस्पताल एक माफिया बन गए हैं तो इसकी बड़ी जिम्मेदार हमारी हुकूमत, क्योंकि हमारे सरकारी अस्पतालों में वो सहूलियात मैसर ही नहीं। मेरे नजदीक हर इंसान बराबर है, लेकिन शायद हमारी हुकूमत इससे कुछ अलग सोचती है। अगर कराची शहर में कोई वाकया होता है तो वो तो हाईलाइट हो जाता है और हमारी हुकूमत एक्टिव भी हो जाती है, लेकिन न जाने अंदरूनी सिंध में ऐसे कितने वाकयात होते हैं जो कभी हाईलाइट ही नहीं होते और उन्हें दबा दिया जाता है। हमने सोचा कि क्यों ना कराची से थोड़ा बाहर निकलें। कश्मीर का कैपिटल कंदकोट है। अगर हम कश्मीर और कंदकोट जिले की बात करें तो यहाँ पर 10 लाख की आबादी है, लेकिन ये 10 लाख की आबादी सेहत की बुनियादी सहूलियात से महरूम है। नाज़रीन, इस वक्त मैं कंदकोट में मौजूद हूँ और मैं अक्सर स्टेटमेंट सुनता था खुर्शीद शाह साहब का, फरियाल तालपुर साहिबा का कि अगर तरक्की देखनी है तो सिंध में आओ, और उसी तरक्की को देखने में सिंध में आया हुआ। और जो पहली चीज़ें होती हैं, जो बुनियादी सहूलियात होती हैं, वो होती है तालीम और सेहत। तालीम का हाल तो मैं देख चुका हूँ, आज मैं सेहत का हाल देखने जाऊँगा। और कंदकोट में एक सिविल अस्पताल है, वहाँ पे क्या सहूलियात हैं, क्या आया आवाम को वो सहूलियात मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, वहाँ की क्या कंडीशन है, वो आज हम आपको दिखाएंगे। ज़रूर मुझे बताएं, आपके यहाँ पर जो सिविल अस्पताल है वो एक ही है,
उसकी सूरत हाल क्या है। गुज़िश्ता जो साल था 2018 में खसरा के बायस मासूम जाने बच्चे यहाँ पर वैक्सीनेशन नहीं थी, जिसकी वजह से वो बच्चे 72 बच्चे जाँ बक हुए थे। मरीज जो आते हैं दूर दराज इलाकों से, ख़वातीन हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, वो बेचारे दरपदर होते हुए इंतज़ार करते हैं। वो भी फर्श पर बैठकर, उनको बैठने की भी सहूलियत नहीं मिलेगी, वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर भी नहीं मिलेगा। अभी वहाँ पे जाएंगे और देखेंगे कि सिविल अस्पताल कनकोट का हाल क्या है, आया कितने डॉक्टर्स मौजूद हैं, कितने नहीं है, और ये दावा की तरक्की देखनी है सिंध में आओ कितना सही है। कनकोट का बड़ा सरकारी इस दम सिविल अस्पताल में मौजूद है और यहाँ पे चल के देखते हैं कि जी कोई डॉक्टर मौजूद है नहीं मौजूद है। पहले तो जाते ही ये खबर हमारे कानों को छू गई कि आज डॉक्टरों की स्ट्राइक है। इनका कहना है कि सिंध हुकूमत हमारे साथ ज्यादती कर रही है। डॉक्टर कोई आया हुआ नहीं है इधर? डॉक्टर आए हुए हैं, डॉक्टर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, उसलिए जो बाइकाट किए हुए हैं, डॉक्टर बैठे हुए हैं एमएस। फिर हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ के एमएस से मुलाकात की जाए। जब यहाँ के एमएस साहब के पास पहुँचे तो उन्होंने अपनी ही दुखी दास्तान हमें बताना शुरू कर दी। यहाँ जो सिविल अस्पताल है यहाँ की क्या सूरत हाल है, तो इस वक्त क्या पोजीशन चल रही है यहाँ पे? इस अस्पताल में ना तो कोई जनरल सर्जन था और ना खवातीन के इलाज के लिए कोई लेडी डॉक्टर। सर्जन भी हमारे पास नहीं है, गायनेकोलॉजिस्ट भी नहीं, इवन WMO भी कोई भी हमारे पास नहीं है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पर अभी खसरा से पिछले 2018 में काफी बच्चों की अमवात हुई और जो कुत्ते के काटने की वैक्सीन होती है वो भी नहीं है, सही है बात? जो कुत्ते काटने की वैक्सीन है वो तकरीबन 2 महीने से नहीं है। नहीं, और ऑपरेशन थिएटर यहाँ पे चलता है? बिल्कुल नहीं चलता, क्योंकि मैंने बताया ना जनरल सर्जन भी है और OT भी हमारी अंडर रेनोवेशन है। जब यहाँ की आवाम को कोई तकलीफ होती है तो उनको इलाज के लिए सक्खर, लाड़काना, रहीम यार खान, दीगर शहरों का रुख करना पड़ता है। मुझे ये बताएं कि अगर खुदा न खास्ता अल्लाह न करे यहाँ पर किसी बंदे के साथ कैजुअलिटी होती है तो क्या उसको फिर लाड़काना जाना पड़ता है? जी, हम उसको फर्स्ट एड यहाँ देते हैं, उसके बाद लाड़काना रेफर करते हैं या सक्खर उसको रेफर करते हैं। जो आला ओहदेदारान हैं, जो सेक्रेटरी हेल्थ है, कभी इनको बताया कि जी कनकोट की आवाम इतनी परेशान है? बिल्कुल, मैंने रिटर्न में लिखा भी है, पर्सनली डिप्टी कमिश्नर साहब कितनी बार मिला भी हूँ, तो अभी तक कुछ भी रिजल्ट नहीं है। ये वैसे जी मुराद अली शाह साहब, आप लोग बड़ी बातें करते हैं और फिर मैं वही बात कहूँगा कि क्या ये तरक्की है? कनकोट की इतनी सारी आवाम इस चीज़ से जो है वो मुतासर हो रही है, जैसे कि इन्होंने भी बताया कि जी अभी तक फाल ही नहीं हुआ है, 2 साल से ये भी बोल बोल के थक गए। हमने ख्वाहिश जाहिर की कि हम इस अस्पताल का दौरा करें। अच्छा, ये इतनी गंदगी भी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में है, ये यहाँ पे लिटाते हैं पेशेंट्स को? हाँ, ये देखिए बाप, ये क्या है? ये ड्यूटी रूम है। ये ड्यूटी रूम है? हमने इस अस्पताल का वो अजीमो शान ऑपरेशन थिएटर भी देखा जो कभी तैयार ही नहीं हुआ था। ये ऑपरेशन थिएटर है और इधर बड़े बड़े ऑपरेशन हो जाते हैं, सारे ऑपरेशन आप इधर करवा सकते हैं। मुराद अली शाह साहब, 2 साल से ऐसी है? ऐसे ही है, 2 साल से ऐसी है। जो पेशेंट्स आते हैं वो यहाँ लेटते हैं, तो हमारे बड़े बड़े हुक्मरानों को भी यहाँ पे लिटाना चाहिए। और वो कहते हैं ना, जो हमें हॉस्पिटल जाना है, जब शर्जील मेमन जब जाते हैं उनकी तबीयत खराब होती है, तो मैं कहता हूँ यहाँ एडमिट कर देना चाहिए कनकोट में। इस अस्पताल की हालत तो आपको खुद ही महसूस हो रही होगी कि आया यहाँ पर क्या इलाज होता होगा। आप बताएं कि ऐसा माहौल होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सिर्फ सैनिटरी वर्कर सिर्फ 3 हैं, तो ये पॉसिबल है 3 बंदे इसको राउंड द क्लॉक नीट और क्लीन रख सकेंगे? ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई इमरजेंसी, अगर खुदा न खास्ता पेशेंट आएगा वो वैसे ही बीमार हो जाएगा। और मुझे हैरत हो रही है कि जी यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, सेक्रेटरी हेल्थ जो बैठे हुए होते हैं कराची में सेक्रेटरीट्स में, क्या उन्हें ये नहीं दिख रहा है? क्या उन तक ये बात नहीं पहुंचाई जा रही है? आई एम श्योर कि अगर मैं इसका रिकॉर्ड निकलवाऊंगा तो इसमें फंड पास हुए होंगे, ये मैं आपको बता दूं, लेकिन यहाँ पर मिलते ही नहीं है। आप ये देख लेंगे इमरजेंसी। इनके मुताबिक सिंध हुकूमत ने इस अस्पताल को बेयारो मददगार छोड़ रखा है। ये वज़ीर सेहत जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब की बहन है, अजरा पेचो। अरे वाह। उन्होंने भी दावा किया था कि मैं सेहत में आकर ही तब्दीली लाऊंगी। ये अजरा पेचो साहिबा, आप खुद बताएं, ईमानदारी से बताइएगा मुझे, आप इधर आके अपना इलाज करा सकती हैं, अपने बच्चे का करा सकती हैं, अपने रिश्तेदारों को करा सकती है, तो क्या कनकोट की आवाम से वोट देने के लिए? ये बात मेरी समझ से बाहर है कि आया सिंध हुकूमत तरक्की के दावे कैसे कर देती है। इनके नजदीक ये लोग क्या इंसान नहीं?
इस अस्पताल में गंदगी के अंबार साफ दिखाई दे रहे थे। वो फंड्स जो अप्रूव किए जाते हैं अजरा पेचो साहिबा, वो कहा जाते हैं, आई एम श्योर अगर आपको नहीं पता है तो इस प्रोग्राम के जरिए अजरा पेचो साहिबा मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि खुदा का वास्ता इन लोगों के मसलों को सुने, क्योंकि ये तब सर्व करेंगे जब इन्हें कुछ मिलेगा, और जब इन्हें मिलेगा तो ये आवाम को सर्व करेंगे। ऐसे सर केसेस भी आते होंगे कि अताई डॉक्टर बिगाड़ देता होगा, फिर आप लोगों के पास आते हैं? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ना हमारे पास कोई फैसिलिटी है नहीं, तो आप कैसे नहीं तो हाँ, तो हम उसको फर्स्ट एड देकर तो रेफर कर देते हैं लाड़काना या सखर में। ये बड़ा जुल्म है कनकोट की आवाम के साथ भी और यहाँ के लोगों के साथ भी। मैं ये बात सोच रहा था कि अगर खुदा ना खास्ता दौरान मुकाबला कोई पुलिस एहलकार गन शॉट हो जाता है या फिर आवाम में से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो घंटों फासला तय करके पेशेंट को दूसरे बड़े अस्पताल पहुंचाया जाता है। इस दौरान न जाने कितनी अमवात हुई होंगी। इसकी जिम्मेदार क्या सिंध हुकूमत नहीं? फिर अब क्या सिंध हुकूमत पर मुकदमा होना चाहिए? न जाने अब तक कितनी अमवात हो चुकी होंगी। आप देख सकते हैं कि एक्सरे रूम है, इस तरह की फैसिलिटीज यहाँ पर मौजूद नहीं है जो होनी चाहिए, क्योंकि एक्सरे रूम आई एम श्योर अबाउट इट इस तरह का नहीं होना चाहिए। लेकिन वही बात है, ना फंड्स हैं, ना इन लोगों को फंड्स दिए जा रहे हैं, ना इनकी बात सुनी जा रही है। अफसोस इस बात का कि इनकी बात नहीं सुनी जा रही है। इस अस्पताल के अंदर 3 साल कबल डायलिसिस सेंटर तामीर किया गया जो आज तक बहाल ना हो सका। ये मशीन्स लाके रखी गई यहाँ पर, डायलिसिस का इंतजाम करने की कोशिश की गई, ठीक है, लेकिन वही बात है कि यार इनको चलाने के लिए कौन भेजेंगे? अब ये इनसे तो कह नहीं सकते कि मैं चला लूँ या मेरा रिपोर्टर चला ले, तो इसके लिए लोग होते हैं। सर इसके लिए जो लोग हैं उनके लिए आपने आगे क्या कहा? उनको आगे उनको हमने अपनी डिमांड भेज दी है। वो 2 साल से मैं ये सुना कि भाई ऐसे नहीं अप्रूव होने वाली, लेकिन अभी तक वो न तो इनकी ऐसे नहीं अप्रूव हुई है, न कोई इसका बजट भी अलहदा नहीं है, क्योंकि जो इदारा आपको चलाना पड़ता है तो जाहिर है उसको आपने सालाना बजट रखना होता है, वो इसका 1 रुपया भी नहीं है चलाने के लिए। इस अस्पताल के तरक्याती कामों के लिए 76 करोड़ 32,27,000 रुपए ऐलान किया गया, लेकिन वो फंड ना मिलने की वजह से काम जूं का तू रुक गया। आपके सामने ये लाके यहाँ पे रख दिया है, ये भी हुकूमती फंड जाया हो रहा है, ये बता रहा हूँ, ये भी हुकूमती फंड जाया हो रहा है। चीज पड़ी भी है, बड़े खराब हो जाएगी। कीमती मालियत की मशीनरी तो यहाँ मौजूद थी जिसके ऊपर शायद सबने अपना कमीशन खा लिया होगा, लेकिन उन मशीनों को सिर्फ धूल चाट रही थी। 4 मशीनें कम से कम 1 करोड़ की है, 50 लाख का जो है वो आगे मशीनरी और लगी हुई है जो वाटर प्लांट का लगा हुआ है, लेकिन ये पड़े ये 3 साल हो गए हैं इसको। 1.5 से 2 करोड़ रुपए की मशीनरी यहाँ पड़ी हुई है, जाया हो रही है, बस ठीक है। वो एक खाना पूरी थी ना, वो एक फंड रिलीज करना था, वो खाना था सबको मिलके, उन्होंने खा लिया। अब भाई खा लिया यार, उस पर आगे तो इम्प्लीमेंट कर दो यार, खुदा का वास्ता है। जिन मरीजों को यानी कि दूर दराज तक जाते थे वो बेचारे बहुत सारे लोग तो इस आस में मर गए कि ये डायलिसिस सेंटर शुरू होगा और हम यहाँ से इलाज करवाएंगे, लेकिन ये ना हो सका। मुकेश चावला साहब, आपने अपने वालिद का नाम तो रोशन करना था, तो पूरा करते ना जनाब। ये तो देखें बिल्डिंग तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सही नजर आ रही है, बट वो कह रहे हैं कोई चीज़ ही नहीं है, कोई है ही नहीं, चलाने वाला ही नहीं है, तो कौन चलाएगा? मैं और आप तो चलाने से रहे जनाब। मैं नहीं तो कार्डियक मॉनिटर जिसको पता चले कि क्या हो रहा है क्या नहीं, वो भी बिल्कुल उसकी फैसिलिटी नहीं है। लेकिन ईसीजी मशीन है और कार्डियोलॉजिस्ट भी यहाँ नहीं है, सिर्फ ये जो हमारे टेक्नीशियन है, ईसीजी टेक्नीशियन। सरकारी अस्पतालों में ना तो अद्वियात मिलती हैं और ना ही सहूलियात, तो जिम्मेदार कौन? कुछ भी नहीं हो रहा है, वो लोगों को कुछ भी नहीं है, वो एक्सरा ही नहीं है इधर, हमारे को कोई डॉक्टरों को सहूलत है नहीं। ये बेचारा अगर एक गरीब आदमी है तो इसके लिए सुनने वाला कोई नहीं है, इसके लिए बोलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जाहिर है ये बेचारा गरीब आदमी है। आप ये देख सकती है बेचारी औरत यहाँ पे तड़प रही है, लेकिन हमारी हुकूमत के कान पे जूं नहीं रेंगेगी, और किसी के साथ कुछ भी होता रहे तो अजरा पेचो साहिबा को क्या फर्क पड़ना है? बातें बड़ी हैं, बातें बहुत बड़ी हैं। फिर बोलते हैं जी कि मीडिया बदनाम कर रहा है, वो कहती है तरक्की देखनी है सिंध में आओ। अगर खुदा की कसम ये तरक्की है तो मुझे आपकी तरक्की नहीं देखनी अजरा पेचो साहिबा, मुझे खुर्शीद शाह साहब आपकी तरक्की नहीं देखनी। ये पेशेंट से इनका कसूर क्या है? इनका कसूर ये है कि गरीब है, ये कनकोट में पैदा होकर इन्होंने आपको वोट दिया है, ये इनका कसूर है। वहाँ पर मौजूद लोग अपना गम हमें बताते जा रहे थे और हम सिर्फ इनकी बात सुन सकते थे, एक मजबूर इंसान की तरह, क्योंकि हमारी हुकूमत सिर्फ दावे करती है, काम नहीं। पहले आते अब्बा मियाँ बेटा साईं भोतार आया है, फिर भोतार वोट दे के चले जाते बस बंगलों में, महलातों में। जिसकी बात आप करते हैं, जिसके नाम पर आप फंड लेते हैं, जिसके नाम पे फंड खाए जाते हैं, फंड दिए जाते हैं, ये वो अवाम है। अब जरा मेरे सवाल का कोई जवाब दे।
कि अगर हमें सरकारी अस्पताल में सहूलियात नहीं मिलती और उसकी वजह से किसी की अमवात हो जाती है तो क्या हमें सिंध हुकूमत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए? क्या एक आम आदमी में इतनी हिम्मत है कि वो सिंध हुकूमत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगा? क्या हमारी कौम उसके पीछे खड़ी होगी? न जाने कितनी डॉक्टरों की गफलत की वजह से सरकारी अस्पताल में अमवात होती है, लेकिन सवाल पूछने वाला कोई नहीं। अरबों रुपए का बजट आखिर कहां जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है? ये सवाल कौन उठाएगा, ये सवाल कौन पूछेगा? और ये सिर्फ एक शहर की बात नहीं है। आइए आपको सिंध में मौजूद दूसरे शहरों के अस्पतालों का रुख कराते हैं। कराची में वाक़े एक सरकारी अस्पताल में हमने स्टिंग ऑपरेशन के तौर पे अपने एक नुमाइंदे को भेजा। सुबह के वक्त यहाँ पर लोग लाइन लगाए खड़े थे, लेकिन मौसूफ डॉक्टर साहब तो मोबाइल में गेम खेलने में मसरूफ थे। आइए आपको दिखाते हैं कि कराची के इलाके कोरंगी नंबर 5 में कायम सिंध गवर्नमेंट अस्पताल का क्या हाल है। यहाँ सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक मरीजों को सहूलियात फराहम की जाती है, लेकिन एक के बाद ऐसा क्या होता है कि सब जगहों को ताले लगाकर बंद कर दिया जाता है और फिर सफाई का अमला ओपीडी की देखभाल करता है। इमरजेंसी के शोबे में मोबाइल से खेलते हुए डॉक्टर तो मौजूद होते हैं, मगर अद्वियात कहाँ गायब हो जाती हैं? डॉक्टर जो अद्वियात लिख कर देते हैं वो सरकारी फार्मेसी में मौजूद नहीं होती। हाँ, वहाँ से मरीजों को मुफ्त मशवरा जरूर मिलता है कि अद्वियात बाहर वाले मेडिकल स्टोर से मिल। अब चलते हैं ठट्टा की जानिब, जहां से हमारे नुमाइंदे अमर लाल अस्पतालों की नाअहली बता रहे हैं। हुकूमत सिंध के सेहत बेहतर करने के दावे तो सालों साल से चलते चले आ रहे हैं, मगर इन दावों का अंदाजा ठट्टा के सिविल अस्पताल को देखकर लगाया जा सकता है। का शे न मिली, एकड़ी सुई भी ना आऊं चो आई वञो वाला वापस। वो असां मिस्किन तड़पी तड़पी वरी अज आया, यो वरी एकड़ी पानी जी बोतल चढ़ियो आन असांखे। जहां पर मरीजों की शिकायतों के अंबार लगे हुए होते हैं। मलेरिया की सुई हमारे पास नहीं है, हेमोक्सिल हमारे पास नहीं है, स्लोकाटा हमारे पास नहीं है, जो इंसान जात को बचाने की शरीर हमारे पास नहीं है। ऐसे काम चल रहा है। करोड़ों रुपए का सालाना बजट होने के बावजूद काम जीरो और अवाम को परेशानी से दो चार किया जा रहा है। डॉक्टर तो मौजूद है, दवाओं का नाम ही नहीं है। यहाँ पे आदमी आता है अपने इलाज के लिए, आता तो जिंदा है, जाता स्ट्रेचर पे है या जो है एम्बुलेंस से उसको कराची रेफर कर दिया जाता है। दूर दराज से आने वाले मरीज इंतजामिया की लापरवाही के सबब दर बदर हो रहे हैं। दूर दराज से आते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें पता चला है क्योंकि यहाँ न कोई हमें डॉक्टर मिलता है टाइम पे, नहीं कोई दवाएं मिलती है, इसलिए हमें कराची जाना पड़ता है। अब चलते हैं उमरकोट की जानिब, जहाँ से हमारे नुमाइंदे फाजिल चन्ना रिपोर्ट कर रहे हैं। उमरकोट का सिविल अस्पताल शिफा के बजाय अजियत घर बन चुका है, जहाँ करोड़ों रुपए का बजट तो खर्च होता है, मगर मरीज पर नहीं। 10 लाख वाले जिले का मरकजी अस्पताल सिर्फ 55 बेड्स पर मुश्तमिल है। बिजली जाए तो जनरेटर के लिए पेट्रोल नहीं, इमरजेंसी में मरीज को शिफ्ट करना हो तो एम्बुलेंस के लिए पेट्रोल नहीं। मरीज सफा सीरियस हालत है, अंचंदा में वञो हैदराबाद, असी किथे हैदराबाद वञो। और अगर मरीज आए तो दवा बाहर से लाएं। केनोला ढक मिले तो वो असांखे प्राइवेट में मिले, तो दवा बुखार वो प्राइवेट में मिले थी। पानी पीने जो तो जिन टाकन में पानी बिल्कुल है नहीं,
चले जल पे बाहर लिखी आप अंदर मिली नहीं है। अस्पतालों में बच्चों के लिए 2 वार्ड कायम किए गए, लेकिन गुंजाइश कम होने के बायस एक बेड पर 2 से 4 बच्चों को रखा जाता है। तो ये सूरत हाल है उमरकोट जिले के अस्पतालों का। हम आपको ये भी बताते चलें कि उमरकोट की जो सबसे बड़ी अस्पताल बन रही है उसको भी 10 साल हो चुके हैं। उसकी बजट भी कहाँ गई, अस्पताल आधे में रुकी हुई है, बन नहीं पा रही। जैकबाबाद के अस्पतालों के बारे में बता रहे हैं राजा असगर। जैकबाबाद का वाहिद सिविल अस्पताल जहां पर सहूलियात ना मिलने की वजह से सिंध और बलूचिस्तान के दूर दराज के इलाकों से आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अस्पताल की इमारत में जगह जगह दरारें पड़ने लगी हैं और इस अस्पताल में करोड़ों रुपए का सरकारी बजट होने के बावजूद न ही मरीजों को अद्वियात फराहम की जाती हैं और अक्सर डॉक्टरों का अमला गैर हाजिर रहता है। यही वजह है कि मरीजों को सरकारी अस्पताल के बजाय प्राइवेट अस्पताल का रुख करना पड़ता है। नाज़रीन, ये थे हमारे यहाँ सरकारी अस्पतालों के हाल। कुछ सवालात हैं जो एक आम आदमी के भी सवाल है। मेरा सवाल ये है हुकूमत से कि हमारे यहाँ कितने वजीर हैं, हमारे यहाँ कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके बच्चे ऐसे सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाते हैं। क्या मोहतरमा अजरा पेचो साहिबा, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जाकर इन अस्पतालों में इलाज करवाएंगे? तो जब वो नहीं करवाएंगे तो एक आम आदमी आखिर क्यों करवाए? आखिर क्यों नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि मुझे इलाज के लिए बाहर जाना है? यानी कि हमारे यहाँ सरकारी अस्पतालों में सहूलियात मैसर नहीं। अफसोस होता है जब हमारे हुक्मरान बड़े बड़े दावे करते हैं। कोई जाके जरा उन लोगों से पूछे जिनके बच्चे बड़े सरकारी अस्पताल में सहूलियात ना होने की वजह से अपनी जान गंवाते हैं और हमारे हुक्मरान ऐसे दावे करते हैं जैसे कोई बहुत ही बड़ा उन्होंने कारनामा कर लिया। शर्म की बात तो यह है कि हमारे पास कुत्ते के काटने का वैक्सीन मौजूद नहीं, जिसकी वजह से ना जाने कितनी अमवात हो जाती है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जब कोई वाकया होता है तो हम देखते हैं कि मीडिया पे हाईलाइट होता है, लेकिन जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसे वाकयात होते हैं तो कोशिश की जाती है कि इन्हें दबा दिया जाए। कोरंगी नंबर 5 का वो अस्पताल जो हमने आपको अपने प्रोग्राम में दिखाया, इसकी रैकी हम पहले ही बना चुके थे, लेकिन उसके बाद एक वाकया हमारे सामने आता है और वो वाकया ये आता है कि वहां पर एक 19 साल लड़की को गलत ट्रीट किया गया, जिसकी वजह से उसने अपनी जान से हाथ धो दिए। अब हमने अपने प्रोग्राम में दिखाया कि जब हमारा नुमाइंदा वहां पे था तो डॉक्टर साहब गेम खेलने में मसरूफ थे, क्योंकि वो एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हैं और शायद उस वक्त जब वो बच्ची वहां पर आई होगी तब भी उनके गेम के कुछ पॉइंट्स रह गए होंगे, इसी वजह से शायद ये वाकया पेश आया। लेकिन अब जिम्मेदार कौन है? हमारा प्रोग्राम चला जिसमें आपने देखा कि एमएस साहब कनकोट के हमें कुछ सच्चाइयों पर से पर्दा उठा रहे हैं। अंजाम क्या हुआ? अंजाम ये हुआ कि उन्हें उस ओहदे से हटा दिया गया। हमारे नुमाइंदे ने हमें बताया कि उन्हें उस ओहदे से हटा के उस बंदे को वहां पे लाके बिठाया गया है जो शायद ऊपर से इंस्ट्रक्शन ले और चुप रहे। अताई डॉक्टर जगह जगह जो है वो केस खराब करते हैं, लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। सिंध में भरमार है अताई डॉक्टरों की। सवाल ये है कि क्या हुकूमत सिंध को नहीं पता टीएचओ साहिबान बाहरी रिश्वत लेते हैं और अपने मुंह में लॉलीपॉप लेकर वापस आ जाते हैं? क्या टीएचओ साहिबान को यह नहीं पता है कि कौन कौन जाली डॉक्टर बैठा है? क्या वजीर सेहत को यह भी मुझे ही बताना पड़ेगा कि कहां कहां जाली डॉक्टर बैठे हैं? अभी भी वक्त है इन तमाम बातों के बारे में सोचिए, क्योंकि सवाल तो बहुत हैं लेकिन जवाब कोई नहीं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ फिरदौस शमीम नकवी साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे सिंध में मौजूद सरकारी अस्पतालों के हवाले से। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे यहाँ अभी एक वाक़या हुआ बच्ची का एक निजी अस्पताल का, और उस पर सिंध हुकूमत के बड़े मैं स्टेटमेंट भी सुन रहा हूँ। क्या आप नहीं समझते हैं कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स इस वजह से जाते हैं क्योंकि हमें सरकारी अस्पताल में वो सहूलियात मिलती नहीं? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखिए, लोगों का आवाम का यकीन ही नहीं है और ये प्रॉब्लम जो है वो आ रही है ऊपर से, और वो बात सही आ रही है। जो आदमी अफोर्ड कर सकता है प्रॉपर हेल्थ केयर, वो समझता है कि अपने लोगों को अगर जान बचानी है अपने अजीज़ व अकारिब की तो गवर्नमेंट अस्पताल में जाओ। जो बेचारा बिल्कुल मजबूर होता है और उसके पास कोई चॉइस ही नहीं होती, वो चला जाता है। लेकिन सिंध में जो हालात ख़राब हैं, सिंध में एक फ्रॉड चल रहा है। सिंध की हुकूमत जो है वो करप्शन ज़्यादा हुकूमत है।
सिंध में जो चीज़ ये 11 साल में इस हुकूमत ने की है उसमें कमीशन बनाने के अलावा कुछ नहीं किया। अरबों रुपए के अस्पताल बना दिए जिनको वो ऑपरेशनल नहीं कर रहे। क्या सिंध हुकूमत ये कहती हुई अच्छी लगेगी कि प्राइवेट अस्पताल एक माफिया बन चुके हैं, प्राइवेट स्कूल एक माफिया बन चुके हैं? क्या ये इन पे सूट करते हैं वर्ड्स बोलना, जब इन्होंने खुद ही हमें सहूलियात नहीं दी हुई? देखिए ये बजट है 96 बिलियन का वोटेड एक्सपेंडिचर है हेल्थ डिपार्टमेंट का। ये है हेल्थ डिपार्टमेंट का एक्सपेंडिचर। सरकारी नौकरी तो जी सबको चाहिए, लेकिन सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल में कोई जाना नहीं चाहता है। बात सारी है कि मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त के वजीर हैं उन्होंने एक अच्छा इक़दाम किया कि अपनी बेटी को दाखिला जरूर दिलाएं। वो स्कूल बेहतर हो गया उसकी वजह से। सिर्फ वो स्कूल सर? हाँ, मैं भी ये लफ्ज़ कह रहा हूँ। देखिए जो कोई अच्छा काम करे उसको सराहे, लेकिन मैं सरदार साहब से ये कहूँगा कि सरदार साहब जाके चलो देखो। तो मैं अभी गया चीफ मिनिस्टर के घर 7, वहाँ जाइए, वहाँ के अस्पताल का बेसिक हेल्थ यूनिट का भी हाल देख लीजिए। मैं सांगड़ के हॉस्पिटल में गया और उससे पहले कुछ दिन पहले मेरी तबीयत खराब हुई थी, तो मैंने कहा अच्छा ये बताओ, इमरजेंसी में लैंड कर गया। मैं कहा मेरा ECG देख दो यार, जरा देखो। तो इससे जो मैंने हालत देखी थी मशीन की, मुझे नजर आ रहा था कि वो 1 साल से अप्लाई है। जो डॉक्टर साहब थे उन्हें ECG मशीन नहीं इस्तेमाल करने आई। उन्होंने कहा, मैं कहा अच्छा टेक्नीशियन को बुला लो, हमारा काम नहीं है आना चाहिए, लेकिन नहीं है कोई मसला नहीं है। तो वो कहने लगा जो मालूम है टेक्नीशियन साहब ही नहीं मौजूद जो ECG ले सके। मैं कहा चल यार छोड़, ECG छोड़, मेरा ब्लड प्रेशर ले लो कोई। ये वीडियोस मौजूद है, टीवी पे चली है, वो मेरा ब्लड प्रेशर ले लो। और वो डॉक्टर बन के बैठा। अभी एक प्राइवेट अस्पताल से एक वाकया होता है और फिर कहा जा रहा है कि उस प्राइवेट अस्पताल के मालिकान पर केस किया जाए। सर अगर दौराने मैं जाता हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मुझे तब भी सहूलियात नहीं मिलती और मेरे खुदा न खास्ता किसी की जान चली जाती है, तो क्या फिर हम हुकूमत पे केस कर सकते हैं? क्या जो 72 बच्चे वैक्सीनेशन ना होने की वजह से मरे थे, एक हमारी रिपोर्ट की वजह हमें रिपोर्ट हमारे रिपोर्टर ने दी, सर क्या उनकी FIR गवर्नमेंट में बनती है? क्या उन पे हम कर सकते हैं FIR? मेरे ख्याल से तो करे, मैं साथ दूंगा। फिर बनता है ना सर? वजीर आज़म पहले हेल्थ में, पता है हेल्थ मिनिस्टर कौन है? अजरा पीछू है। अजरा पीछू कौन है? बहुत सारे लोगों को जरदारी की बहन है, यानी बाजी है जिन्होंने बाजा बजा दिया है। शायद वो बाजी ने बाजा बजा दिया अस्पतालों का। बाजी खुद डॉक्टर हैं, बाजी तकरीर बड़ी अच्छी करती हैं। बाजी असेंबली में जब खड़ी होती हैं तो होमवर्क कुछ ना कुछ करके ज़रूर आती हैं, लेकिन बाजी के बारे में भी मशहूर है कि बाजी लेती भी हैं, बाजी भी करप्शन करती हैं, बाजी के बारे में भी शिकायतें हैं, इसकी छुट्टियाँ उसमें सब में माल कमाती हैं। जो अस्पतालों में चल रहा है, इस हॉस्पिटल के किकबैक्स आ रहे हैं, ये मशहूर है। इनका जीना मरना पैसा कमाना है और कुछ नहीं है। इनका हिसाब किताब सही से होना चाहिए। आपको पता है कि क्या क्या ड्राइवर की तनख्वाह है? 70-70 हज़ार 75-75 हज़ार रुपए ड्राइवर की तनख्वाह है सिंध गवर्नमेंट में। 70,000? जी। और मैं ये आपको जाती तजर्बे से कह सकता हूँ, मुझे एज ए लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन एक गाड़ी मिलती है, उसके ड्राइवर की तनख्वाह 75 हज़ार रुपए महीना है। आप देखें ना सर, और उसके ऊपर उसके नखरे भी हैं कि वो 5 दिन से ज्यादा काम भी नहीं करेगा, 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा, इससे कि वो रूल है। इस मुल्क के अंदर इस वक्त 40% प्लस बीमारियां जो हैं वो पेट की बीमारियां जिनका ताल्लुक सिर्फ साफ पानी से। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आपके पानी ही इतना गंदा होगा तो बीमारियां कितनी फैलेंगी? बीमारी के बाद जब हम सरकारी अस्पताल वहाँ कोई इलाज नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, वहाँ ट्रीटमेंट नहीं है। अगर दौराने हमें डॉक्टरों की गफलत की वजह से या हमें तब भी सहूलियात ना मिलने की वजह से सरकारी अस्पताल में कोई अमवात होती हैं, तो क्या सिंध गवर्नमेंट पे केस कर सकते हैं? मैं कहता हूँ करना चाहिए। नहीं भी कर सकते, हम लेजिस्लेशन भी लाने को तैयार, हम साथ भी खड़े होने को तैयार हैं। जब ये कहते हैं प्राइवेट सेक्टर होना तो पब्लिक सेक्टर में क्यों नहीं होना चाहिए? ये तो मेन है, मिनिस्टर के ऊपर केस होना चाहिए। एग्जैक्टली। ये आंटी जो है ना बाजी साहिबा, इनके ऊपर करप्शन का केस करो या नहीं करो, मर्डर का केस जरूर करो। सर कोई मैसेज देना चाहते हैं आप अवाम को? मैं एक ही मैसेज है, मेरा एक ही मैसेज है अंदरूनी सिंध के लोगों को कि देखो, खौफ से को छोड़ो, ये तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल है, तुम्हारा मुस्तकबिल है। होश संभालो और देखो कि असली नुमाइंदे अपने अंदर से चुनो। ऐसे लोगों को चुनो जो ईमानदार हों, दयानतदार हों। मैं ये नहीं कह रहा PTI को चुनो, अच्छे लोग जिस जमात में हो चुनो, लेकिन इन्हें 11 साल से जो हशर किया हुआ है और 30 साल से जो तुम्हें ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, समझो ये शहीदों की बात करते हैं, वोट लेते हैं और अपनी जेब गर्म करते हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो नहीं है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बनाई हुई है, ये पापा फुप्पो पप्पू की पार्टी। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा।
हमारा आज का प्रोग्राम इस पे था कि प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल आखिर माफिया कैसे बने। इसका जवाब आपको मिल गया। हुकूमत से सिर्फ इतना भी कहना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है। ऐसे वाकयात होने से पहले आप अपना क़िबला दुरुस्त करें। ऐसे वाकयात होने के बाद बयानबाजी से परहेज करें, बल्कि जो लोगों के मसाइल हैं उन मसाइल को हल करें, क्योंकि ये मेरा मानना है कि तालीम और सेहत पर नो कॉम्प्रोमाइज। तो उम्मीद करूंगा कि आप इस बारे में ज़रूर सोचें। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे टारगेट के किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने